कोई भी आपसे पूछ सकता है पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे बढ़ा सकते हैं, दिस इज क्वेश्चन, बताएं भाई कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पहला तरीका ये है कि रियासत खुद खर्च करे, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट्स पे काम करे। लेकिन फिर भी नहीं होती, क्योंकि हमारे पास कोई चीज ही नहीं है ना एक्सपोर्ट करने के लिए। और हमारा सबसे बड़ा इस वक्त इशू चल रहा है वो स्मगलिंग का भी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें स्मगल होके आ रही हैं। हमारे 99% जो पंप्स हैं उन पे जो फ्यूल आ रहा है वो स्मगलिंग के जरिए आ रहा है। और स्मगलिंग के जरिए मतलब 20 रुपए पाकिस्तानी ईरान से आएगा स्मगल होके, उसमें थोड़ा सा खाएगी बड़ी कंपनी, थोड़ा सा मतलब 100 रुपए वो ले लेगी, आगे फिर पहुंचते पहुंचते 200 रुपए इनको पहुंचेगा और फिर ये कमाएंगे। इस तरह से मिलजुल के सारा सिलसिला चलता है। तो जो रियासत को टैक्स जाता है वो नहीं जा रहा, ठीक है। इसके अलावा भी टैक्सेस नहीं जा रहे। जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे उनका टैक्स आप देखें, क्योंकि पूरा देखें, जब आईन और कानून मुअत्तल हो तो फिर बदउनवानी और करप्शन बहुत ज्यादा होता है। हर बंदा ही करप्शन कर रहा होता है, हर बंदा ही लगा हुआ है। जिसकी जितनी जितनी इस्तेदाद है और इस्तेदाद है उतना वो करप्शन कर रहा है, जितना उससे हो सकता है वो कर रहा है। आप जो इनकम टैक्स जो जमा करते हैं वो आपके पास आएंगे। मेरे एक स्टूडेंट है, मैं उनका नाम नहीं लेता, तो बता रहे थे कि तकरीबन कोई 36 करोड़ उनका टैक्स बनता है साल का, और वो कोई 15-20 लाख रुपए दे के जान छुड़वा लेते हैं। ठीक है, तो मतलब इस तरह के सिलसिले हो तो फिर कहां से फिर होता है। तो ये मामला सारे चलते हैं। अच्छा जी, हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तश्कील दिए गए, जिससे मुल्क में रोजगार और नौकरियों की तादाद बढ़ी और मुल्क तरक्की की राह पे चल पड़े। ये बड़ी अहम चीज होती है। मैं बार बार फिर से इमरान खान का नाम जरूर लेता रहूंगा, क्योंकि उनके दौर में ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी ये बढ़ी थी। एक तो घर वगैरह, और फिर नेशनल बैंक के थ्रू कर्जा जो है वो उन्होंने अनाउंस किया। उससे जब कर्ज, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वकार सुमरू साहब, उन्होंने उस कर्ज से बनाया मकान। बहुत सारे लोग 5% सूद पे जो है ना वो कर्ज पे पैसे मिल रहे थे, और उस पे आप अपना घर बना सकते हैं। जब एक प्रोफेसर ज़ाहिर है वहां से पैसे लेके बनाएगा, या कोई भी शख्स जो बैंक से कर्ज लेके बनाएगा, रियासत उसको कम सूद पे दे रही है, तो जाहिर है वो चीजें खरीदेगा, वो लोहा खरीदेगा, वो लकड़ी खरीदेगा, ठीक है। उसके अलावा वो मटेरियल खरीदेगा, वो ईंटें खरीदेगा तो भट्ठे चलेंगे। इसके अलावा मजदूर काम करेंगे, ठीक है, दुकानें चलेंगी। तो पूरा सर्कल चल पड़ा था, ठीक है। उसकी वजह से जो ग्रोथ रेट थी वो 6 को अप्रोच कर गई थी, ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जब आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं तो फिर आपकी इकोनॉमी भी डेवलप होती है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस चीज पे बार उन्होंने बाकायदा पूरे बोर्ड बनाए जो कि मुआशी डेवलपमेंट के लिए लाजमी थे, ठीक है। उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट चले, हाउ अपलिफ्टेड इकोनॉमी फ्रॉम जीरो। आजादी के वक्त तो कुछ भी नहीं था, मैं पहले ही बता चुका हूँ। बंजर जमीन थी, कड़वा पानी था, कुछ भी नहीं था, लोगों के पास खाने पीने के लिए भी चीजें नहीं थी। तो आमदन कैसे शुरू हुई? ये काम दो तरीकों पर से ही मुमकिन था, दो तरीकों से मुमकिन हो सकता था ये काम। कौन सी दो चीजें हैं? नेशनल लेवल पे कोई भी आपसे पूछ सकता है पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे बढ़ा सकते हैं, दिस इज क्वेश्चन, बताएं भाई कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पहला तरीका ये है कि रियासत खुद खर्च करे, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट्स पे काम करे, ठीक है। हमेशा कोई भी लीडर होता है वो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम करता है, बड़े बड़े। मिसाल के तौर पर यूसुफ रजा गिलानी साहब के दौर में ये ब्रिज बना था, बेनजीर ब्रिज। ये एक बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट था जिसने दो डिस्ट्रिक्ट्स को मिला दिया। उससे परली जो आबादी थी जो नीचे थी वो कारोबार के लिए और मुख्तलिफ चीज, बेशक कुछ डाकू चोर भी आए, लेकिन उससे बहरहाल लिंक हो गया चीजों में। और भी बहुत सारी जगहों पे बनने चाहिए। इस तरह बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। मोटरवेज बहरहाल बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि आसानी पैदा करता है टाइम में। पहले मुल्तान बहुत दूर होता था, 5-6 घंटे लगते थे, भावलपुर 4 घंटे लगते थे। अब अपनी गाड़ी पे मैं कई दफा आया हूँ, 2.5 घंटे में मुल्तान पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये मोटरवेज बहरहाल है, लेकिन उससे पहले एजुकेशन और बाकी चीजें वो बहुत पीछे जा चुकी है, ठीक है। तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम होना चाहिए, लेकिन वो इस बेस पे ना हो कि आप मोटरवे या कोई हाईवे बना रहे हैं तो पहले वहां जहां से गुजरनी है वहां से आपको पता हो, वहां से आप चीजें खरीद लें, ठीक है। ये जो अबू बकर को पता होगा, बाकियों को भी, ये जो गरीबाबाद कौन सा पुल है, गरीब शाह वाला पुल, बड़े पुल के साथ आगे नहर के ऊपर गरीब, इसकी परली तरफ जो है ना वो नई सड़क बनी है, अमीनगढ़ रोड। तो जब ये बननी थी इससे 2 महीने पहले मुझे कहा था कि यहाँ कोई प्लाट प्लूट ले ले, यहाँ सड़क बनने लगी है, ठीक है। ये भी इम्तियाज वगैरह बनवा रहे हैं
और उससे पहले इन्होंने बहुत सारी जमीनें यहाँ पे खरीद ली हैं। 1-1 करोड़ का एकड़ खरीद लिया है फ्रंट पे, और जो ये सड़क गुजर जाएगी ये 4-4 करोड़ का हो जाना है। ठीक है, ये वो एक करप्शन होती है जो अनबयानेबल है। ठीक है, जिसको आप करप्शन नहीं कह सकते, हलाल करप्शन होती है। तो आप जहां से सड़क गुजरनी हो, आप में से बहुत सारे ऐसे शातिर लोग हैं, बड़े बड़े बुलंद मकाम हासिल किया उन्होंने, वो बड़े शातिर लोग होते हैं, डिपार्टमेंट्स के साथ उनका ताल्लुक होता है और वो पता करते हैं कौन सी चीज कब बननी है, उससे पहले वहां पे वो पहले खरीद लेते हैं और फिर इस तरह से। तो याद रखिए, नेक्स्ट कभी भी कहीं पे भी अगर इस तरह से आपको पता चले कि कहीं से रोड निकलने लगी है, तो वहां पे जमीन खरीद लें, रोड बनने के फौरन बाद 2-3 गुना बढ़ जाएगी। तो इनका काम दरअसल यही था। ठीक है, तो इस वजह से मुल्क को नुकसान हुआ और ये लोग बहुत अमीर हुए। हमें मोटरवेज बनाने से इशू नहीं है, उनके खाने से इशू है कि बहुत ज्यादा पैसा खाया गया और बहुत सारे कर्ज लिए गए। आगे चलेंगे। अच्छा, दूसरा ये है, दूसरा पॉइंट कि रियासत को अपने मुल्क को हर एक के लिए ओपन अप करना चाहिए। ईज ऑफ बिजनेस, मतलब आप अपने मुल्क को इतना आसान बना दें कि लोग आपकी तरफ आए, आप इसको स्टेबल कर दें, यहाँ टेररिज्म खत्म हो, यहाँ टैक्स कम हो, यहाँ पे आने के लिए माहौल अच्छा हो, आपके एनवायरनमेंट में स्मोक ना हो, यहाँ पे लोग रह सकें, आपकी सड़कें कुशादा हो, आपके लोग बाइखलाक हो, करप्शन कम हो, आईन और कानून की अमलदारी हो, फिर लोग आएंगे, इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। यहां से तो हर कोई जाने को तैयार है, यहां से हर कोई जाने को तैयार है, हर कोई जिसको मौका मिले, जिसको भी मौका मिले वो यहां से जाने के लिए तैयार है। तो फिर लोग कैसे आएंगे? आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं लोग आएंगे? तो वहां पे उन्होंने इस चीज को लाजमी बनाया कि माहौल ही ऐसा बना दिया जाए सिंगापुर का कि लोग यहाँ पे आए। और जाहिर है कि पहले से ही चीजें वहां पे, उसकी जो लोकेशन थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, पहले इंपॉर्टेंट थी, कई सदियों से इंपॉर्टेंट थी। उसकी लोकेशन ही ऐसी है कि वहां से बहरी जहाज गुजरते हैं, आपके जहाज से पहले बहरी जहाज थे। ठीक है, एरोप्लेन से पहले बहरी जहाज था, तो वहां पे पहले ही हब था, लेकिन वहां पे दूसरे लोग ले जाते थे पैसे। ठीक है, कंपनीज ले जाती थी। लेकिन अब जो है बहरहाल इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दें, पूरी दुनिया के लिए आसानियां पैदा करें ताकि लोग यहाँ इन्वेस्ट करें और उससे फिर वो भी कमाएं और रियासत भी कमाए। और अवाम, जब लोग आएंगे यहाँ पे, इंडस्ट्रीज खोलेंगे, तो अवाम के लोग भी वहां पे सेट होंगे, उनको भी जॉब्स मिलेंगी और जाहिर है कि फिर मुल्क भी अमीर होगा और अवाम भी खुशहाल होगी। ठीक है, तो ओपन अप, ये दूसरा तरीका था। तो जो लीडर साहब हैं, आगे चलें, तो जो लीडर हैं उन्होंने दोनों को फॉलो किया। कौन सा? इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी बनाए और साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी दिया। ठीक है, दोनों इक़दाम अख्तियार किए, शिप पोर्ट्स बनाए, बड़े प्रोजेक्ट्स। मैंने कहा जब आप बनाते हैं, जिस तरह अभी गवादर पोर्ट बन रहा है, अच्छा है, सी पैक बहुत अच्छा एक है, लेकिन अल्लाह करे इससे मुल्क को ही फायदा हो। ठीक है, तो शिप पोर्ट्स बनाए, ये लोग समुद्री रास्तों से तिजारत के लिए आ सकें, और खूबसूरत एयरपोर्ट्स बनाए एरोप्लेन्स के लिए। ठीक है, ठीक है, कौन सी पोर्ट्स बनाई? बंदरगाहें, शिप पोर्ट्स बनाई, ताकि वहां पे बहरी जहाज ज्यादा से ज्यादा आ सके। और शिप पोर्ट्स अच्छी से अच्छी बनानी है। ताकीस, ये 10 मिनट है। अच्छा, तो जो शिप पोर्ट्स हैं वो बहुत अच्छी से अच्छी बनाई, साफ सुथरी बनाई। उनका जो समुद्रों पे और बीचेस पे बहुत गंद होता है, वहां पे मतलब उनको बेहतरीन किया, खूबसूरत किया, ग्रीनरी लगाई, और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा किया। वहां पे जो बंदरगाह पे आके लंगर अंदाज हो जहाज, उनके लिए बहुत अच्छी जो है वो होटल्स वहां पे बनाए। इसी तरह से दूसरी तरफ एयरपोर्ट्स तो कैसे आ सकती है दुनिया, या शिप्स के जरिए या प्लेन्स के जरिए। तो आप शिप पोर्ट्स भी अच्छे बनाए, एयरपोर्ट्स भी, तो दोनों पे काम किया। और आज सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है दुनिया के बेहतरीन खूबसूरत एयरपोर्ट्स में से एक है। ठीक है, कुछ सर्च करेंगे तो टॉप पे होगा, बाज का दूसरे तीसरे नंबर पे है। जायद एयरपोर्ट, सऊदी अरब भी कहते हैं कि पहले नंबर पे। बहरहाल अगर आप सर्च करेंगे तो सिंगापुर एयरपोर्ट जो है वो खूबसूरत तरीन में से एयरपोर्ट्स में से एक है। ठीक है, तो ये पहला जो पॉइंट था, कौन सा? कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करें अपने मुल्क का ताकि लोग आए। ठीक है, तो ये है जी एयरपोर्ट, एयरपोर्ट है जनाब। आपका सबसे अच्छा एयरपोर्ट या जिना एयरपोर्ट है या अल्लामा इकबाल, दोनों मैं देख के आया हूँ। माशाल्लाह से दरख्त नजर कम ही आते हैं, तो इन्होंने वहां पे आगे देखेंगे इन्वायरमेंट को इतना खूबसूरत किया हुआ है। दरख्त, हर घर की दीवारों के ऊपर सब्जा उगा हुआ है।
इतनी ग्रीनरी है। तो बहरहाल ये खूबसूरत तरीन ये इंटीरियर है उसका। ठीक है, आगे चलें। ये है जी बाहर से। नेक्स्ट। अच्छा जी, अब दूसरी बात क्या, सी पोर्ट्स। पहले एयरपोर्ट्स दिखा चुके हैं आपको कि सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट है सिंगापुर के अंदर। इसके अलावा सिंगापुर का जो समुंदर जो बीचेस हैं वो पहले ही समुद्री हब थे, मगर ली कुआन यू की सिंगापुर रियासत ने इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए अपने पोर्ट्स के बेहतरीन बनाया और दुनिया को तिजारत के लिए आसानियां देकर मजीद तवज्जो दिलवाई। ठीक है, आप दुनिया को आसानियां दें, और यहां से कंपनियां छोड़ के जा चुकी हैं। ठीक है, तो ये बहरहाल लीडर्स का काम होता है, जो अपनी जेब में देखते हैं, अपने बच्चों की और अपने पेट के लिए देखते हैं, वो कभी भी ये काम नहीं कर सकते। आगे चलेंगे। तो स्टेप्स फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आसानियां कैसे की। सबसे पहले लो टैक्स रेट्स, कि भाई आप आए, इंडस्ट्री लगाएं, कपड़ा बनाएं और बाहर भेजें। ये कंट्री आपसे सबसे कम टैक्स लेगा, जो दुनिया लेती है उससे भी कई गुना कम टैक्स लेंगे आपसे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे रहते हुए आप बेचेंगे आवाम को, तो वहां से भी आपके काम में जो टैक्स होगा वो कम होगा। ठीक है, आपको जो बिजली प्रोवाइड की जाएगी वो भी सस्ती दी जाएगी, तो वो आएंगे। ठीक है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा, आपकी सारी चीजें इंडस्ट्रीज पावर सेक्टर पे बेस कर रही हैं, और सबसे महंगी बिजली। मतलब आपका कपड़ा बन रहा है 2000 का, एक थक्कल किस्म का, तो आपसे वो 1000 रुपए का कौन लेगा। आप 3000 में बेचेंगे ना, और 3000 का वो कपड़ा देख के लेगा ही कोई नहीं। मतलब होना ये चाहिए कि आपका खर्चा कम हो और आपका 200 रुपए में कपड़ा बन जाए, उसको आप 600 का बेचें तो सारे लेंगे, और फिर कपड़े बिकेंगे भी सही। लेकिन जब आप जिस चीज पे कपड़ा बनता है उसमें पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, बिजली चाहिए, और वो इतनी महंगी है पाकिस्तान के अंदर कि कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती, कोई भी दुकान नहीं चल सकती। दुकानें बंद हो गई हैं शाही रोड पे, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें जिनके किराए 4-4 लाख तक पहुंच गए थे, फिर उनने कम करके 1.5-1.5 लाख पे फिर दिए हैं, क्योंकि लोगों के कारोबार खत्म हो गए। आप जाके देख लें, दुकानें बहुत सारी, उनके रेट्स डिवैल्यू हो चुके हैं। ठीक है, दुकानों की जो वैल्यू थी। तो बहरहाल सबसे पहले टैक्स रेट्स कम करें, उसके लिए जाहिर है कि आपको रिड्यूस रेड टेपिज्म, ये जो मतलब फाइलिंग सिस्टम को रिड्यूस किया। आप जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अभी सीटें आई थी प्रिंसिपल के लिए ना, मतलब जो प्रोफेसर हैं उन्हीं में से प्रिंसिपल बनते हैं 18, 19 में, 20 में के, तो प्रिंसिपल के लिए ना उन्होंने डेटा मांगा, तो हर बंदे ने इतना इतना डेटा भेजा कागजों की शक्ल में। वो पता नहीं 40-40 सेट अपनी डिग्रियों के और फलाने 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 फलाने, हर एक बंदे के 20-20 हजार रुपए लगे, और इतना बंडल उनका भेजा फिर। और उनमें से जाहिर एक बंदा, ये जो, जी नहीं मैंने नहीं भेजा, जो कागजी कार्रवाई है, कागजी कार्रवाई, ये बड़ा, बहरहाल ये अब स्कूल में टीचर्स है, मेरी वाइफ भी टीचर है स्कूल में, और बहुत दफा हमने देखा, जब भी कोई ऊपर ऑफिस से काम आता है, क्लर्क को कहती है डिप्टी डीओ या डीओ कहेंगे, क्लर्क ने फिर अपनी अलमारी खोल के फाइल निकाली, उसने डायरेक्ट कॉल खड़का देनी है, वो जी आपके ना फलां इतने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज चाहिए, फिर इतना तक करा के देके आओ, फिर वो जमा, फिर वो कहीं रख देते हैं, फिर कॉल आई, मतलब इन्हीं कामों में ही बिजी किया हुआ है अवाम को, और बड़ी परेशान है दुनिया। छोटा छोटा सा काम होता है, उसको फाइलिंग के जरिए और ऐसे ड्रामेबाजी के जरिए, तो ये बड़ा अच्छा। इसके बाद इजी ट्रेडिंग, ट्रेडिंग को इजी करें, तिजारत आसान कर दें। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि मेरा मेरा एक लोधरा में HBL का अकाउंट था, उसका कोई एक हफ्ता पहले ना ATM आ गया। अब वो मेरा अकाउंट पता नहीं कब का, 5 साल हो गए मैं लोधरा से आया था, तो वो HBL का ATM भेजा उन्होंने। गालबन को थोड़े से पैसे पड़े थे, तो उन्होंने कहा कि शायद यूज करेगा इसको मजीद जरा हम, हाँ, तो वो मेरे पते पे आया है। वहां पे आया, मैंने कहा कि यार मैं तो इमरान खान होता हूँ, तो फिर वहां जाके फिर यहाँ आया है, TCS ऑफिस से मैंने रिसीव किया है। अच्छा, अब उसको मैं एक्टिव नहीं करवा सका, बड़ी कोशिश की। एक्टिव उसका तरीका ये है कि आप अपने नंबर से DOC और अपना एक कोड लिख के, तो वो आप अपना नंबर पे मैसेज करें। अब मैं करता हूँ, वो होता नहीं है। वजह क्या है, मेरी सिम थी जैज पे और वो जोंग पे कन्वर्टेड है। अब मैं बैंक गया, मैंने कहा मैं खुद हाजिर हूँ, मेरा स्कैन करें, अंगूठे उंगलियां, मैं हाजिर हूँ, सब कुछ करें, मेरा मेरा कार्ड तो एक्टिव कर दो, मेरा जरा भेजा है, नहीं कर सके वो एक्टिव। वो कहते हैं आपको सिम कन्वर्ट करनी होगी वापस। मतलब
अब वो कार्ड मेरे किस काम का और वो अकाउंट मेरे किस काम का, अब मैं परेशान। पैसे थोड़े से पड़े हैं, इतने ज्यादा नहीं है, कुछ हजार है। अच्छा तो वो जनाब, अब वो मैंने इसलिए रखा हुआ था कि चले मुश्किल वक्त में बंदा चेक के जरिए मैं निकलवा लेता हूँ, तो लेकिन वो चेक के जरिए निकलवाएं तो 500 रुपए कट जाता है। ठीक है, चेक चूंकि वो बैंक है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, यहां से आप निकलवाएंगे तो 500 रुपए कट जाते हैं। अब मैं निकलवाना हो 1000 रुपया, तो 500 रुपया तो क्या उसमें। मतलब आप बिजनेस को इतना मुश्किल कर दें तो क्या करें हम। अब मैंने यक्कोम को ये सोचा हुआ है कि ये इसको जोंग में कन्वर्ट करूं। इसके अलावा पीपीएससी एफपीएससी का भी जहन में रखें, उसी को ही मैसेज अलर्ट आएगा जिसकी सिम कन्वर्टेड नहीं होगी, जिसकी सिम कन्वर्टेड होती है उसको नहीं आते होते। नेक्स्ट चलें।